हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको डायमेंशन पर कुछ एक्सरसाइज करा रहे हैं और कुछ ऐसे ट्रिक्स बता रहे हैं जैसे कि आप उसको आसानी से लिख सकें। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करें। देखिए, शुरू में आपको हमने फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में ये हेल्प किया था कि किस तरह से डायमेंशन कांस्टेंट ज्ञात किए जाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी आप कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसी तरह से आपने उसको लर्निंग कर लिया होगा। तो कुछ कांस्टेंट जो डायमेंशन लेस होते हैं उनकी आप एक लिस्टिंग बनाइए और उनको याद करिए। कुछ ऐसे चैप्टर को लीजिए जिनमें कि आने वाले सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिटेन करके उनमें आपस में रिलेशन बनाइए और फिर उसके आधार पर आप उनको तैयार करें। जैसे आपको डायमेंशन लेस तैयार करना है तो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी का एक लिस्टिंग होती है, उसको आप लिखेंगे, अभ्यास करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। जैसे चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं या ऑल ओवर चैप्टर को मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लीजिए, डायमेंशन लेस में आता है, या इलास्टिसिटी में आते हैं तो आप वहाँ पर जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ते हैं तो स्ट्रेन जो है आप जानते हैं डायमेंशन लेस में आता है। तो इस तरह से चैप्टर वाइज भी आप डायमेंशन लेस ले सकते हैं। जैसे हम कुछ लिख कर भी आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने डिस्कशन किया, डायमेंशन लेस है। इसी तरह से अभी बताया गया स्ट्रेन के बारे में, डायमेंशन लेस है। या आप पढ़े होंगे पॉइसन्स रेशियो के बारे में, आपको बताया गया है, डायमेंशन लेस होता है। तो चैप्टर वाइज आप देख लें कि कौन से ऐसे क्वांटिटी हैं जो डायमेंशन लेस है। सबको लेकर एक लिस्टिंग कर लीजिए, बना लीजिए और उनको लिख कर अभ्यास करिए। जैसे हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्ट्रेन है, पॉइसन रेशियो है। इसके अलावा कुछ कन्फ्यूजन वाले भी रहते हैं, जैसे आप परमिटिविटी पढ़ते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि उसमें डायमेंशन है, ठीक है, लेकिन बीच बीच में रिलेटिव शब्द जोड़ देता है, आप ध्यान नहीं देते हैं तो उसमें मिस्टेक हो जाता है। जैसे परमिटिविटी ठीक है, डायमेंशन आप बताते हैं, परमेबिलिटी ठीक है, डायमेंशन बताते हैं, लेकिन जब रिलेटिव शब्द लग गया तो वो डायमेंशन लेस हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान देना होगा कि रिलेटिव जैसे रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि देखिए मेन वर्ड रिलेटिव लगा हुआ है तो इसको आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि ये रिलेटिव शब्द लगा हुआ है तो ये आपको ध्यान देना होगा, तो ये डायमेंशन लेस में आ जाएगा। अगर आप इसको रिलेटिव नहीं करते हैं तो इनके डायमेंशन होते हैं, आपको लिखने होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आप लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम तो इसका डायमेंशन होता है, लेकिन रिलेटिव शब्द आप लगा देते हैं तो डायमेंशन लेस हो जाता है। जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यहाँ पर आया है, ये लिखा हुआ है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, तो ये देखिए रिलेटिव शब्द आ गया तो डायमेंशन लेस हो गया। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कहीं पर भी कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसके डायमेंशन आपने याद किया है, लेकिन उसी से कुछ वर्ड जुड़ा हुआ है जो उसको चेंज कर देता है, या तो डायमेंशन लेस में कर देता है और आप ध्यान नहीं देते हैं उसमें। तो परमिटिविटी परमेबिलिटी इनके डायमेंशन होते हैं, लेकिन इनमें रिलेटिव शब्द लग जाता है तो ये डायमेंशन लेस हो जाता है। तो डायमेंशन लेस में आपने देखा जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्ट्रेन है, पॉइसन्स रेशियो है, रिलेटिव परमेबिलिटी है या रिलेटिव परमिटिविटी है। इस तरह से ऐसे वर्ड हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूप में भी ये लिखा हुआ है जो डायमेंशन लेस है। तो आपको क्या करना है तो क्लियर हो रहा होगा कि एक लिस्टिंग बनाएंगे जिसमें चैप्टर वाइज ऐसे आपको कांस्टेंट मिलेंगे जिनको डायमेंशन लेस क्वांटिटी के रूप में लिस्टिंग करेंगे। तो आज का आपको टॉपिक एक मिला कि आपको क्या करना है, तो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज
आपकी लिस्टिंग करनी है और चैप्टर वाइज आप ध्यान देंगे तो आप लिस्टिंग कर ले जाएंगे। और बहुत सारे हैं, उनको जैसा कि हमने कुछ लिख कर बताया, और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कुछ एक्स्ट्रा भी आप सोच सकते हैं, बता भी सकते हैं जो बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि सारे तो हमने लिख नहीं दिया कि कितने हैं, बस आपको एक सिस्टम बता रहे हैं कि चैप्टर वाइज आप इसको इस तरह से अभ्यास करिए, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिटेन करिए और देखिए कि वो क्या शो करता है, डायमेंशन है ये उसके या नहीं है। जैसे हम मैग्नेट में आ जाएं तो मैग्नेट में भी आप पढ़ते हैं, नाम अभी आया भी था रिलेटिव परमेबिलिटी, तो इसके अलावा भी आप ढूंढिए, जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैं लिख भी दे रहा हूँ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इस तरह से इसको आप डायमेंशनलेस कहते हैं। तो जैसे मैग्नेट है, हीट है, लाइट है, या कोई रेडिएशन पर आ जाइए, हीट का ही एक पार्ट ले लीजिए, रेडिएशन ले लीजिए, तो उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो आपका अपना टॉपिक, कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम बता रहे हैं वहीं आपको कन्फ्यूज़न है, वो आपका अपना टॉपिक हो सकता है, आपका अपना पॉइंट हो सकता है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो, या नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि हर पॉइंट या हर चैप्टर में आपको कोई कन्फ्यूज़न है। तो हम आपको जैसे दे रहे हैं, मान लीजिए आप रेडिएशन पढ़ रहे हैं हीट में, तो रेडिएशन में डायमेंशनलेस क्वांटिटी आती है। जैसे आप पढ़ते हैं इमिसिव पावर, और तो आ जाता है एब्जॉर्प्टिव पावर आ जाता है, तो कन्फ्यूजन आपको हो जाता है कि एक तरह से इमिशन आप रेडिएशन पढ़ रहे हैं, दूसरी तरह से एब्जॉर्प्टिव पावर, या इमिसिव पावर दूसरी तरह एब्जॉर्प्टिव पावर। तो एक को आप डायमेंशनलेस मानते हैं, दूसरे पर भी कन्फ्यूजन होता है कि क्या वो भी डायमेंशनलेस है या नहीं है। जैसे आप लिखते हैं ई के लिए, तो आप इसको डायमेंशन देते हैं और उसको ज्ञात भी करते हैं। तो जो भी रेडिएशन एनर्जी है पर यूनिट एरिया पर टाइम के लिए आप डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से इनका आप डायमेंशन निकालते हैं। लेकिन वहीं पर एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट की बात होती है, इसकी बात होती है, तो आप इसको तुरंत कहते हैं कि ये डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये ध्यान देना होगा कि हमें कब किसका डायमेंशन कहा जा रहा है, किसका डायमेंशन नहीं है, उनमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे आप याद करेंगे, ये सब पॉइंट आपको चैप्टर वाइज लिखकर अलग कर लेना चाहिए। तो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज़ ये हेल्प करेगा। आप चैप्टर वाइज देखिए, फिर आप याद करिए कि उनमें से कौन से ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायमेंशन नहीं होते हैं। जैसे हमने रैंडम कहा कि आप रेडिएशन लीजिए और रेडिएशन में एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट ले लीजिए, तो इसका आप डायमेंशन नहीं शो करते हैं, क्योंकि ये रेशियो है हीट जो एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब बाय एनी बॉडी इमिटेड पर सेकेंड फॉर एनी सरफेस एरिया टू टोटल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब फॉर सेम बॉडी फॉर सेम टाइम। तो आप जो भी इसमें ले रहे हैं वो रेशियो ही शो कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब बाय सरफेस इन पर्टिकुलर रेशियो ऑफ टाइम, हीट टोटल हीट अमाउंट इंसिडेंट एट सेम सरफेस फॉर पर्टिकुलर टाइम। तो देखिए सेम रेशियो है, तो इसका कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं शो करेगा। तो आपने देखा ये एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट आपको मिला। तो जैसे हमने रेडिएशन में कहा, इसी तरह से थर्मल कंडक्शन में आप देख सकते हैं, हीट कैपेसिटी पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो जैसे उनमें से कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी तो इस तरह से आप अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब आर रिलीज बाय एनी बॉडी ड्यू टू चेंज इन पर यूनिट टेम्परेचर। तो इसमें आप यूनिट या डायमेंशन आप इसका लिखते हैं, लेकिन
कन्फ्यूजन क्या होता है कि जब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो उसमें इसका यूनिट और डायमेंशन चेंज हो जाएगा। जैसे इसको भी सिंबल या तो यहीं दें या इसका सिंबल चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम C/m कर दे रहे हैं या Q/m डेल्टा T। तो आपने देखा कि इसका डायमेंशन है, हीट कैपेसिटी का डायमेंशन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन है। लेकिन इसी में जब आप रेशियो लेते हैं, जैसे इसको आप ब्रेक करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, तो यहाँ पर ये यूनिट चेंज हो जाता है। तो यहाँ ध्यान देना होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जैसे ये आप जूल में भी ले सकते हैं या किलो कैलोरी में हो सकता है, किलोग्राम। चेंज इन टेम्परेचर अगर है तो वो केल्विन या सेल्सियस दोनों स्केल पर सेम होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करना है। जैसे आपने लिख लिया यहाँ पर जूल पर केजी पर केल्विन, तो यहाँ देखिए मोलर के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर मोल पर केल्विन। तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं, थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो मिस्टेक हो जाता है। इसमें जब आप कोई डायमेंशन या यूनिट लिखेंगे तो यहाँ मोल है, मोल को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ मास है, यहाँ पर m का यूज़ करेंगे। केल्विन यहाँ भी, केल्विन यहाँ भी, जूल यहाँ पर भी है, जूल यहाँ पर भी। अर्थात इसको लिखते समय आपको जैसे mL2T-2 यहाँ पर ये मोल है तो आप मोल को और केल्विन इस तरह से, और अगर यहाँ पर ये mL2T-2 m केल्विन, तो ये डिफरेंस है, यहाँ पर मास के लिए है और ये मोल के लिए है। लेकिन इन तीनों में से अगर आपको डायमेंशन लेस लेना है, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि एक लिस्टिंग बनाना है किसी चैप्टर में जिसमें आपको डायमेंशन लेस के बारे में कहा गया हो लिखने के लिए, तो इसमें एक रेशियो आपको मिल जाएगा। क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर लेते हैं और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप कांस्टेंट प्रेशर पर भी लेते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। जब आप इस पर डिस्कशन करते हैं तो ये रेशियो आपको मिलता है पाइसन कोफिशिएंट के रूप में, और इसे आप CP/CV = गामा, या आगे आप लेते हैं 1+2/f डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में लेते हैं। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिखाया गया है। तो यहाँ आपने पाइसन कोफिशिएंट देखा आपने, जो कि डायमेंशन लेस हो गया। तो आपको क्या करना है कि एक सिस्टम लेना है जिसमें डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी को लिखकर और उनको लिस्टिंग करना है। लिखते समय क्या ध्यान देना है, बार बार हम चर्चा कर रहे हैं कि आप कोई चैप्टर उठाइए और उसमें आने वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ का अध्ययन करिए, उनमें देखिए कि कौन से ऐसे फॉर्मूले आ जाते हैं जो डायमेंशन लेस शो करता है। और धीरे धीरे इसके दो फायदे होंगे, आपको फॉर्मूले भी तैयार होंगे, फॉर्मूले तैयार होंगे तो आप न्यूमेरिकल भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल भी सॉल्व होगा, यूनिट भी तैयार होगा और साथ में डायमेंशन भी तैयार हो जाएगा। तो ये हम आपको जैसे हीट पर बता रहे थे, हीट के साथ साथ रेडिएशन पर बता रहे थे। तो कोई भी चैप्टर आप लीजिए, इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कशन हुआ कि कहाँ पर आपको इस तरह के सिस्टम प्राप्त होंगे जो डायमेंशन लेस। आपने देखा इलास्टिसिटी पर भी इस तरह के देखा।
या लाइट लिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने देखा। लाइट पर हम डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पर भी आपको एक आध दो ऐसे पॉइंट मिलते हैं जो कन्फ्यूजन होता है। जैसे हम कहते हैं कि पावर ऑफ लेंस, यहाँ से जैसे लिखा है P = 1/f, तो f जो है फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज आप कहते हैं, इसको मीटर में रखते हैं तो इसको आप डायोप्टर नाम देते हैं अलग से, क्योंकि ये एक रेशियो को शो करता है, डायरेक्ट फोकल लेंथ को नहीं शो करता है। तो आप इसको मीटर इनवर्स या L-1, लेकिन ये ध्यान देना है कि पावर ऑफ लेंस, अभी हमने बताया ये पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंसेज या लेंस ये दिया गया है। लेकिन अभी आप मैग्नीफाइंग पावर पर आ जाइए, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा कि जब मैग्नीफिकेशन की चर्चा होती है, जैसे हमने लिख दिया मैग्नीफिकेशन β/α, बीटा एंगल सब्सटेंसेस एट रेटिना बाई हेल्प ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अल्फा एंगल सब्सटेंसेस एट रेटिना विदाउट यूजिंग एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपने देखा ये रेशियो, तो ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया। तो पावर ऑफ लेंस, मैग्नीफाइंग पावर, तो ये उस चैप्टर में आपको मिला, ये डायमेंशनलेस मिल गया, तो मैग्नीफाइंग पावर डायमेंशनलेस हो गया। तो हम एक प्रोसेस दे रहे हैं, ये नहीं है कि आप कितने, आप चैप्टर उठाइए, उसमें से फिजिकल क्वांटिटी को पढ़िए और देखिए तो उनमें से कौन कौन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो फॉर्मूले में हेल्प कर रहे हैं डायमेंशनलेस के लिए, या डायमेंशन कांस्टेंट है, रिलेटिव के रूप में है, या वो डायरेक्ट क्वांटिटी के रूप में है। इसी तरह से रिजॉल्विंग पावर आप पढ़ते हैं, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, तो उसमें भी अंतर आता है। जब आप रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप की बात करते हैं तो लिमिट्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप जो है एंगल को लेकर रिजॉल्व करता है, और एंगल को हम लोग डायमेंशनलेस में मानते हैं, एंगल है या सॉलिड एंगल को हम लोग डायमेंशनलेस कहते हैं। और वहीं पर जब आप माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो उसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर जाती है, और उसमें हम डिस्टेंस की पोजीशन अर्थात उसकी जो रिजॉल्व करते हैं वो डिस्टेंस को, जिसकी यूनिट भी होगा और डायमेंशन भी होगा। तो रिजॉल्विंग पावर जब माइक्रोस्कोप की बात आ रही है तो वो डिस्टेंस को रिजॉल्व कर रहा है, डिस्टेंस करने का अर्थ आपको यूनिट डायमेंशन लेना होगा। और वहीं रिजॉल्विंग पावर जब बात हो रही है टेलीस्कोप की तो उसमें वो एंगल को रिजॉल्व कर रहा है, और एंगल की यूनिट आप ज़रूर लिख सकते हैं रेडियन या वो, लेकिन हम लोग डायमेंशन लेस को फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं। तो हम पर्टिकुलर कोई टॉपिक इस तरह से नहीं समझा पाएंगे कि कितने चैप्टर्स हैं जिनमें डायमेंशनल कांस्टेंट हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हम आपको ये हेल्प कर रहे हैं, आप कोई चैप्टर लीजिए और उनमें आने वाले फिजिकल क्वांटिटीज़ का अध्ययन करें, उनके फॉर्मूले को देखें और उनके और ऐसे फॉर्मूले को देखें जो रेशियो के रूप में हो या कोई कांस्टेंट, तो जो प्राप्त होगा उसको आप अलग से लिस्टिंग कर लें। तो हमारे लेक्चर में आपको एक पॉइंट ये मिला क्या आज कि डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे तैयार करना है और उनकी लिस्टिंग करना है। तो ज़्यादातर अच्छा क्या होगा कि लिस्टिंग करते समय जो डायमेंशनल कांस्टेंट लिखेंगे वो एक रेशियो में होना चाहिए। जैसे हीट का है तो हीट के चैप्टर का पूरा एक साथ लिख लीजिए, लाइट का है तो लाइट के चैप्टरों को एक साथ लिख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का है तो उनके चैप्टरों को एक साथ लिख लीजिए। तो जब आप एक कॉलम तैयार कर लेंगे तो आपको फॉर्मूले भी याद होंगे साथ में, और ये भी पता होगा कितने डायमेंशनल कांस्टेंट। तो जो आपको हम वर्क दे रहे हैं तो इसमें प्रयास करते रहिए, आप कम से कम 15-16 फिजिकल क्वांटिटीज़ लिख डालिए, 20 क्वांटिटीज़ लिख डालिए और उनको एक लिस्ट तैयार कर लें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलावा आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दे रहे हैं जो डायमेंशन याद करने में शायद आपको हेल्प करे।
हर पॉइंट्स को जो हम कह रहे हैं ये कोई ज़रूरी नहीं, बहुत सारे नॉलेज आपके पास रहते भी हैं। टीजीटी पीएचडी लेवल तक जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनके पास पर्याप्त नॉलेज रहता भी है। आप छोटे बच्चे नहीं, सीनियर स्टूडेंट भी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी में रहती है। उनमें से कुछ आपको हेल्प जो हमारी तरफ से मिल सकता है हम देने का प्रयास कर रहे हैं और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और देखिए, जैसे कभी कभी होता है कि डायमेंशनल फार्मूले जो हैं, ठीक है फार्मूला याद है तो हम लिख लेंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव है, कम समय के लिए होता है, तो हम तो ये कहेंगे कि कुछ तो ऐसे फार्मूले और डायमेंशन याद रहने चाहिए जिनकी सहायता से आप दूसरे अन्य फार्मूले और डायमेंशन को लिख सकें। सबको आप सोचें कि लिख कर करेंगे तो समय लॉस होता है और शायद फिर आपका टाइम लॉस होगा, तो और दूसरे क्वेश्चंस भी प्रभावित होंगे। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आप लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो W/Q इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लिख रहे हैं। अब इसको जानते हैं ये वर्क, तो वर्क को आप कह सकते हैं जूल, और इसमें आप Q = IT, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जूल के लिए अलग से mL2T-2 और A और T, इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने इसको सॉल्व कर लिया, mL2T-3A-1, तो आपने देखा कि हमने कोई ऐसे पॉइंट लिख लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसमें आपको ये mL, T और A, तो M के ऐसे सिस्टम के रूप में ये फॉर्मूला आ गया। तो 2, 3, 1, तो इससे रिलेटेड जो और भी होंगे वो आप इनके आसपास लिखिए और एक को याद रखिए। जैसे अगर आपको ये मालूम है तो वर्क का आप यहाँ से रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। देख रहे हैं, वर्क का अगर याद है तो इसका भी सॉल्व हो गया। इसका याद है तो E का आप जानते हैं E = dB/dR। पोटेंशियल डिफरेंस का वही होगा जो पोटेंशियल का होगा R, और आपको चाहिए नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में हमने लिखा है इसको। तो यहाँ पर पोटेंशियल का जैसे लिखा है R का ये लिखा हुआ है, तो इसमें एक R की पोजीशन ये कैंसिल हो जाएगी, इसका आपने यहाँ पर रिटेन किया है और ये L हो जाएगा। V का यहाँ पर रिटेन है, कैंसिल होने के बाद mL T-3 A-1। या आप और लेना चाहते हैं जैसे RV/I, ओम्स लॉ, इसको आप ले सकते हैं। तो ओम्स लॉ में देखिए, जैसे आपने V लिखा, इसका मान लीजिए आपको मालूम है mL2T-3 A-1, और I का देखिए जैसे A, तो ये आपका आ गया mL2T-3 A-2। इस तरह से तो आपने देखा कि एक पोटेंशियल मालूम है तो ये कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है, E के लिए हेल्प कर रहा है और R को भी हेल्प कर रहा है, V का यहाँ पर है। ऐसे और जगह भी, ऐसा नहीं कि हमने सब लिख दिया है। एनर्जी का फॉर्म आप कैपेसिटर में ये भी पढ़ते हैं, 12 CV²। तो अगर आपने एक तैयार किया है एनर्जी का आप जानते हैं तो यहाँ C का भी हेल्प हो जाएगा, या Q = C/V, यहाँ से हेल्प हो जाएगा। तो कुछ ऐसे फॉर्मूले आप याद ज़रूर करें, उनके डायमेंशन और यूनिट को, जो कई जगह हेल्प करता हो, तो आपका टाइम बचेगा। और कंपटीशन में इसका काफ़ी रोल है कि आप टाइम को कैसे सेव करते हैं। तो इस तरह से आपको आज हमने 2 टॉपिक दिया। क्या आपने ध्यान दिया होगा कि डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी को लिस्टिंग करना है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनके डायमेंशन को आपको याद करना है। इसी तरह से कांस्टेंट को भी लिखना चाहिए, डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे कांस्टेंट को हम डिवाइड करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट यूजेज इन फिजिक्स अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिनके यूनिट, मैग्नीट्यूड और जो भी आप डायमेंशन लिखेंगे वो फिक्स है, तो उसको डायमेंशनल कांस्टेंट कहा जाता है।
और यूनिवर्सल है, नॉन वेरिएबल है, तो नॉन वेरिएबल यूनिवर्सल डायमेंशनल कांस्टेंट कहा जाता है। कुछ ऐसे भी क्वांटिटी हैं जो वेरिएबल हैं, यूनिट है, डायमेंशन है, लेकिन वेरिएबल है, तो वेरिएबल डायमेंशनल कांस्टेंट कहा जाता है। तो आपको नॉन वेरिएबल और वेरिएबल डायमेंशनल कांस्टेंट हमने दो बताया। इस तरह से तीसरा आप ले सकते हैं कि डायमेंशनलेस यूनिट कांस्टेंट होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं, उनके मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी होते हैं जो वेरिएबल भी होते हैं और यूनिटलेस डायमेंशनलेस होते हैं। तो कांस्टेंट को आप एक जगह लिस्टिंग करेंगे तो उसका बेहतर हेल्प होगा। कभी कभी एक जगह लिखते समय उनके रिलेशन भी आपको क्लियर हो जाता है। जैसे रिडबर्ग कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो आप या अभी आपने देखा हीट में चर्चा हो रही थी, स्टीफन कांस्टेंट है, सोलर कांस्टेंट है। तो इनको लिखकर आप तैयार करेंगे। जैसे अभी हमने जो बताया सोलर कांस्टेंट है, तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि कांस्टेंट लिखते समय इनकी वैल्यू भी लिखिए, यूनिट भी लिखिए, डायमेंशन भी लिखिए। तो जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनका एक बेनिफिट ये है कि 40% आपको अगर फॉर्मूले तैयार हैं, यूनिट तैयार है, डायमेंशन तैयार है, तो उनमें हेल्प मिलता है और सॉल्व करने में आपको काफ़ी समय की बचत होती है। जैसे सोलर कांस्टेंट है तो नियर अबाउट 1.4 ये लिखा गया है किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसको आप याद रखिए, तो इसमें कन्वर्जन करके आप इनका डायमेंशन भी ले सकते हैं। सोलर कांस्टेंट हमने बताया। इसी तरह से आप विंस कांस्टेंट के बारे में भी पढ़ते हैं, लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू बी, इसको आप कहते हैं विंस कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट, विंस कांस्टेंट या स्टीफन कांस्टेंट, ये देखिए स्टीफन कांस्टेंट। तो सबको जो है लिख कर ऐसे तैयार करना चाहिए। सोलर कांस्टेंट है, विन कांस्टेंट है, स्टीफन कांस्टेंट है। हम पर्टिकुलर चैप्टर की बात कर रहे हैं, आप चैप्टर लेते जाएंगे अलग अलग, आपको अलग अलग कांस्टेंट प्राप्त होता जाएगा। हम हीट में इसमें चर्चा कर रहे थे, रेडिएशन में, तो ये सब आपको कांस्टेंट वहाँ पर दिखाया जा रहा था। और इनको छोड़ दीजिए, और भी चैप्टर आप लेकर देखेंगे तो आपको अलग अलग कांस्टेंट प्राप्त हो जाएंगे। तो आपने कांस्टेंट पे देखा। इसी तरह से कोफिशिएंट वगैरह है, जैसे थर्मल कोफिशिएंट है, विस्कस कोफिशिएंट है। तो जो कोफिशिएंट है उनको आप एक जगह लिखकर अल्फ़ा बीटा गामा जो भी है उनको रखकर आप ज्ञात करेंगे। कहीं कहीं चैप्टर कुछ ऐसे भी हेल्प करता है ग्रेडियंट के बारे में, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट है, तो उनको भी लिखकर आप अभ्यास करेंगे। और जैसे हमने कहा वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो आपको ये हेल्प कर रहा है, इसमें चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डेप्थ और लेंथ जैसा भी हो। जैसे आप पढ़ते हैं इसको फ्लूइड्स में, फ्लो ऑफ लिक्विड, तो वहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डेप्थ, नॉर्मल जो है सरफेस से डेप्थ पर जो वेलोसिटी डिक्रीज होती है उस पर आप वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ते हैं। तो इसी तरह से ग्रेडियंट शब्द में जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, आप टेम्परेचर ग्रेडियंट भी पढ़ते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसी तरह से आप प्रेशर ग्रेडियंट पढ़ सकते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, और भी हैं, आप इनको ग्रेडियंट पर सेट कर लीजिए। वैसे भी प्रेशर ग्रेडियंट के अलावा जैसे रेडिएशन प्रेशर,
जैसे आप लिखते हैं P इक्वल टू कैपिटल E एनर्जी ऑफ रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट, जैसे इस पर, तो इसमें रेडिएशन प्रेशर का जो कॉमन प्रेशर का फॉर्मूला है या यूनिट वो इसका भी आता है। अब जब आप रेडिएशन प्रेशर पढ़ते हैं तो इस पर और भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। क्या, देख लीजिए, एनर्जी डेंसिटी, लॉस इन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आल्सो इक्वल टू रेडिएशन प्रेशर। तो इस तरह लिखते समय आपको एक लिस्टिंग करना है, क्या दूसरे पार्ट पर आ रहे हैं, जिसमें डायमेंशन ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक तो हम मान रहे थे कि डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो भी फंक्शन है हम आपको हेल्प कर सकें, और उसमें आपको हमने दिया जितना हो सकता है। इसी तरह से अब सेकेंड पार्ट पर हम ये कह रहे हैं कि रिटेन ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग सेम यूनिट एंड डायमेंशन। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में भी डिफरेंट बट देयर यूनिट एंड डायमेंशन आर इक्वल। तो आप एक ऐसी लिस्टिंग बनाइए जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ अलग अलग हों लेकिन उनके यूनिट और डायमेंशन इक्वल हों। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ एग्जांपल्स आपको हम दे रहे हैं, तो इसको भी याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप पढ़ते हैं सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन में इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड एट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पर यूनिट लेंथ MLT-2, या आपको याद होगा आप लिखते हैं MT-2, इस तरह से आप रिटेन कर लेते हैं। तो जब आप सरफेस टेंशन लिख रहे हैं तो यहीं पर जो है इसी चैप्टर में आपको सरफेस एनर्जी भी मिलेगा, सरफेस एनर्जी इसी चैप्टर में। तो सरफेस एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ लिक्विड्स एट फ्री सरफेस पर यूनिट एरिया, एनर्जी ऑफ लिक्विड्स एट फ्री सरफेस पर यूनिट एरिया। तो मान लीजिए एनर्जी में आपने लिया mL² T-2 L2, कैंसिल कर दीजिए तो MT-2। तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो इस तरह से आपने देखा दोनों का सिमिलर हो गया। या आप और भी कोई पार्ट इसी तरह से देख सकते हैं। हुक्स लॉ पढ़ते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स में F इक्वल टू माइनस KX, फोर्स कांस्टेंट F/x। तो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट हो सकता है या केवल इसको फोर्स कांस्टेंट आप कह लीजिए। तो इसका भी डायमेंशन आपने देखा MT-2। तो इनकी लिस्टिंग बनाएंगे आप जिनमें डायमेंशन उनके या यूनिट सेम हो जबकि फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग होंगे। तो हमने तो कुछ ऐसे टॉपिक्स दे दिया, आपको काफ़ी प्रयास करना है, इसमें इसकी कोई लिमिट नहीं है। डायमेंशन कोई चैप्टर नहीं है लेकिन इसका एक बेनिफिट है कि सभी चैप्टरों का अध्ययन करता है, तो एक तरह से शॉर्ट में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं सब रिवाइज हो जाते हैं। ये तो इसका बेनिफिट है, आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं एक साथ में डायमेंशन को पढ़ते समय। तो हमने अभी आपको बताया कि एक लिस्टिंग करिए जिसमें ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखिए जिनके डायमेंशन सेम हो, और प्रयास करिए कि अच्छे सेट पर बनाया जा सके। इसी सेट पर तो हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम आ भी सकता है, जैसे अभी अब लिखना चाहें तो वर्क है, एनर्जी है, टॉर्क है, इनका सेट दे दीजिए, इनके यूनिट और डायमेंशन सेम होते हैं। लेकिन आप उम्मीद करेंगे कि आप अच्छा सेट बनाइए जिसमें आप उनको शो कर सकें, जैसे इम्पल्स को शो करें किसी के साथ कॉमन के रूप में। तो आप कह सकते हैं कि इम्पल्स है, चेंज इन मोमेंटम है, और इसी तरह से आप एंगुलर मोमेंटम पर सेट कर लें कि उसमें टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है। तो इनको लेते हुए आप जो है अलग अलग एक ग्रुप बनाइए और फिजिकल क्वांटिटीज़ का एक सेट बना लीजिए जिनके डायमेंशन सेम हो। तो आज आपको दो टॉपिक मिला, डायमेंशनलेस कांस्टेंट या एक रेशियो जिनमें कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को अलग अलग एक साथ कंबाइन करके
और उनके यूनिट ऑफ डायमेंशन को एक साथ लिखा जा सके। कुछ आपको हमने ट्रिक्स भी दिया कि कैसे आप याद करेंगे डायमेंशन को। तो हम अगले वीडियो में ये प्रयास करेंगे कि आपको हम न्यू टॉपिक शुरू करते दें, और डायमेंशन में हम कुछ ऐसे लिस्ट भी आपको व्हाट्सएप पर दे देंगे जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आप तैयार करेंगे तो इसका एक टेस्ट भी हो जाएगा। हम आपको इसमें परसेंटेज के बारे में भी अगले लेक्चर में देंगे, और साथ में डायमेंशन पर भी आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। परसेंटेज है या मेजरमेंट है, इनको लेते हुए पूरा करेंगे। बाकी आप इस टॉपिकों को जैसे जैसे करते चलेंगे आगे, फिर हम मोशन इन वन डायमेंशन या कंटिन्यू और टॉपिक आपको रीड कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे और जहाँ पर भी होंगे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। जय हिंद, जय भारत।